नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी झारखंड के सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आज हम आपके लिए देखिए यहां पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी विज्ञान का महा मैराथन क्लास लेकर के आए हुए हैं। यदि आप 6 to 8 में हैं और सब विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी कोई भी चीज़ लिए हुए हैं, तो उसका मास्टर वीडियो लेकर के हम आपके लिए आए हुए हैं, जो कि आपको टेक्स्ट बुक पर बना हुआ है। और सारे टेक्स्ट बुक यानी 6, 7, 8 क्लास का पूरा प्रश्न इसी में समाहित कर दिए हैं। कुल 2 घंटे का यह वीडियो होगा, जिसमें आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं और सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। और यहाँ से आपके 50 से 100 प्रश्न परीक्षा में रहेंगे तो रहेंगे। और आपको हम बता दें, यदि विज्ञान में आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक, जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित सारा नोट्स हाथ से लिखा हुआ दिया जा रहा है, आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। ये सारे जो आप ये नोट्स देख रहे हैं, ये प्रश्न जो है आपके सारे एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सारे सभी प्रश्नों को यहाँ पर देख लीजिएगा। और आपको विज्ञान या पर्यावरण अध्ययन से संबंधित सारे नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो एक बार हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ उस पर संपर्क करके आप सारे या टेक्स्ट बुक पर आधारित, पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को एक बार कवर अप कर सकते हैं। और वहाँ से अगर नोट्स या पीडीएफ आप देख लेते हैं तो 101% ये सारा प्रश्न जो है आपके एग्जाम में भिड़ने वाला है, इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप सभी देख करके जरूर जुड़ जाएंगे। नोट्स पीडीएफ यहाँ पर परचेज कर लेंगे और साथ ही साथ सारा वीडियो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए यहाँ पर है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई या 22 जून। देखिए यहाँ पर एक नियत तिथि फिक्स है कि विश्व जल दिवस जो है वो मनाया जाता है आपको 22 तारीख को। ये तो फिक्स हो गया, लेकिन आपको महीना याद करना है कि मार्च का था या अप्रैल या मई या जून, ठीक है। देखिए अब आपको हम बताते हैं, 2 प्रश्न यहाँ से जो रहता है। देखिए 22 मार्च, ठीक है, और 22 अप्रैल, ये दोनों को याद कर लीजिएगा, ये दोनों बार बार पूछा जाता है, ठीक ना। तो देखिए ये क्या होता है, जैसे हम देखेंगे धरती की सतह, तो ये क्या है, धरती है, ये पृथ्वी है। और जल इसके क्या होते हैं, इसके ऊपर होते हैं ना, होते हैं। तो देखिए अब आपको बताते हैं, जल जब इसके ऊपर है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आएगा, मार्च आएगा, फिर अप्रैल आएगा। तो मार्च आया तो ये ऊपर हो गया, तो 22 मार्च ना, मार्च ये हो जाएगा आपका जल दिवस, 22 मार्च को जल दिवस हो जाएगा। और इसके नीचे क्या है, देखिए पृथ्वी है, तो ये 22 का ही डेट रहेगा, लेकिन ये अप्रैल होगा। तो 22 अप्रैल जो है आपका पृथ्वी दिवस हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च यानी जल बना लीजिएगा, जल ऊपर है तो 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। तो यहाँ पर कंफ्यूज होता है मार्च की अप्रैल, तो इस तरह से आप जब बना करके याद रखिएगा कि पृथ्वी है, उसके ऊपर वाले जल को लेना है ना। तो ऊपर वाला जल है तो 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिएगा। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखलाई पड़ती है? ये इसको आपको बताते हैं, 1001 बार आया हुआ है। और यहाँ पर जो होते हैं 100% लोग गलत करके बैठते हैं, ठीक है। तो इसको सही कैसे कीजिएगा, तो देखिए आपको हम बता देते हैं। बहुत लोग क्या होता है कि काला को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, काला को चाहते हैं ना, तो बस एक ही चीज़ याद रखते हैं कि अंतरिक्ष यात्री के पूछता हूँ तो बस काला बता दी है भाई। तो ये बात नहीं है, आपको दोनों चीज़ का कन्फ्यूजन दूर करना होगा, ठीक है। तो देखिए आप अंतरिक्ष में है, आप कहाँ पर है, स्पेस अंतरिक्ष में है। और अंतरिक्ष से जब आप पृथ्वी की ओर देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब पृथ्वी की ओर देखिएगा तो पृथ्वी का जो है 2/3 भाग किससे भरा हुआ है, जल से भरा हुआ है। तो जल से भरा हुआ है, इसलिए ये जो है नीला रंग का दिखाई देगा, याद रखिएगा, नीला रंग का। कब, जब अंतरिक्ष से नीचे देखिएगा तब, पृथ्वी की ओर जब हम देखेंगे तो वो नीला दिखाई देगा। लेकिन जब अंतरिक्ष से हम ऊपर, ये ऊपर कहने का मतलब क्या है, अंतरिक्ष यात्री को ऊपर, आकाश, आकाश को देखिएगा, तो अंतरिक्ष यात्री जब आकाश को देखेगा तो वो दिखाई देगा काला। देखिए यहाँ पर डाउट एकदम मत रखिएगा, आपको हम इसीलिए कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 प्रश्न बार बार आते हैं और आपको, और यहीं पर आप कंफ्यूज कर। देखिए ये अंतरिक्ष हो गया, अंतरिक्ष से जब आप पृथ्वी की ओर देखिएगा तो पृथ्वी क्या होता है, नीला होता है ना। तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। तो पृथ्वी, अंतरिक्ष से नीचे देखिएगा तो पृथ्वी दिखाई देगा, पृथ्वी का कलर होता है नीला। और ऊपर देखिएगा आकाश, तो आकाश को हम कहते हैं काला, ठीक है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी नीला दिखाई देता है। एकदम कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। यहाँ से 101% प्रश्न हर बार आ रहा है ना। अब देखिएगा, पृथ्वी पर कितना भाग जल है, 2/3, 3/4, 1/2 या कोई नहीं, ठीक है। तो पृथ्वी का 2/3 भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। यही इसका ज़्यादा आंसर होता है, तो यही आता है, बहुत बार आया हुआ, सब एग्जाम में आया हुआ, ठीक है। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल समुद्र से घिरा हुआ है? तो देखिए आपको एक कहानी सुनावत होते हैं कि जैसे जब समुद्र में, यहाँ पर हमारे सैनिकों का जब बोट चलते रहता है, तो आप देखें कि ये लोग समुद्र के पानी को छूते जरूर हैं, लेकिन समुद्र पानी को पी नहीं सकते। तो इसलिए कहावत कही गई है, समुद्र में पानी है बहुत
लेकिन प्यास नहीं बुझती। यानी समुद्र में लोग जब 2-2 महीने 3-3 महीने का बोटिंग लेकर सफ़र करने हमारे सैनिक निकल जाते हैं, तो वो अपने साथ पानी भी लेकर के जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उस समुद्र के पानी को आप पी सकते हैं, ठीक है? तो यही चीज़ होता है, सबसे अधिक समुद्र का पानी है और वो जो है आपका देखिए 97% है। कितना है? 97%। यानी कितना प्रतिशत जल समुद्र में पाया जाता है? तो 97% भाग जो है समुद्र में पाया जाता है। बहुत बार ये प्रश्न आया है। बर्फ से पिघलने वाले जल की मात्रा कितनी है? बर्फ से पिघलने वाले जल, जैसे हमारा हिमानी हो गया, हिमनद हो गया, बर्फ की नदियाँ, तो बर्फ से पिघलने वाले जल होते हैं, उसकी मात्रा कितनी है? 2, 3, 4 या 3, कोई नहीं, तो ठीक है। बर्फ से पिघलने वाले जो जल की मात्रा होती है वो आपका यहाँ पर है 2%, और इसको हम लोग यहाँ शुद्ध जल के रूप में भी जानते हैं। स्वच्छ जल या पीने योग्य जल का प्रतिशत हमारे पृथ्वी पर कितना है? तो देखिए ना, आपको तो पता ही चल गया ना, 97% भाग क्या है? समुद्र में है, बचा 3%, ठीक है? तो 3% में भी जो शुद्ध जल माना जाता है वो वर्षा का और हिमनद का ही माना जाता है। तो अब इसी में देखिएगा तो आपका 2 से 3 के बीच में, 2 से 3% के बीच में एक आध गो ऑप्शन आपको देगा ना, वो ऑप्शन को आपको सही कर लेना। तो यहाँ पर देखिए ये तो 0.0 के है, ये 1 के साथ है, ये 4 के साथ है, तो 2 और 3 के बीच में एक ही को यहाँ पर ऑप्शन है 2.08, तो इसी को भी मान लेना है। तो इसी तरह से 2.08, 2.10, 2.12 इस तरह ऑप्शन में दिए हुए रहते हैं। मतलब 2 से 3% के बीच में आपको शुद्ध जल या पीने योग्य जल का प्रतिशत रहेगा, तो ये होगा। तो ये आपको देखिए 1001 बार आया वो प्रश्न है, 1-2 बार की बात मत कहिए, इसलिए इसको तो आप लोग सारा देखिएगा। और ये चैप्टर तो पूरा है कि पूरा इंपॉर्टेंट है, इसमें जितना जल चैप्टर है, क्योंकि जल से एक प्रश्न तो आपका पक्का भिड़ना है, ठीक है? चलिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई पड़ता है? नीला, काला, पीला या हरा? आप जवाब दे दिए होंगे, क्योंकि ये अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष से जब आकाश की ओर हम देखेंगे तो ऊपर होता है, अंतरिक्ष से ऊपर देखेंगे तो काला, और नीचे देखेंगे तो पृथ्वी दिखाई देगा, और ये होगा नीला। अभी भी हमने बताया था, फिर बता दिया। अंतरिक्ष से आकाश की ओर देखेगा अंतरिक्ष यात्री तो उसको काला दिखाई देगा, और अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर देखेगा अंतरिक्ष यात्री तो उसको काला दिखाई देगा, एकदम नीला दिखाई देगा, ठीक है? जब पृथ्वी की ओर देखेगा, अंतरिक्ष से ऊपर आकाश की ओर देखेगा तो काला, अंतरिक्ष से जब पृथ्वी की ओर देगा तो नीला। एकदम डाउट में नहीं रहिएगा, ये बार बार प्रश्न आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमने नोट्स भी आपको बना दिया है, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन न रहे, आपके लिए हम यहाँ पर काम करते हैं। तो आपको सारी तरह से हमारा टीम जो है, यूट्यूब टीम, आपके लिए सुविधा प्रदान करते रहता है। तो अंतरिक्ष से पृथ्वी नीचे की ओर देखने पर यह पृथ्वी नीले रंग की दिखलाई पड़ती है, जबकि अंतरिक्ष से ऊपर आकाश की ओर देखने पर आकाश काला रंग का दिखलाई पड़ता है, ठीक है? जल की कितनी अवस्थाएं होती है? आपको बताना है कि जल की कितनी अवस्थाएं होती है, 1, 2, 3 या 4? जल की कितनी अवस्थाएं होती है? तो जल की 3 अवस्थाएं होती है। जल की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। नीचे नोट्स भी बनाया हुआ है कि जल की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है? चलिए देखिए, पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत कौन है? वर्षा का जल, सतही जल, भूमिगत जल या कोई नहीं, ठीक है? तो पृथ्वी पर हमारा जो जल है उसका मुख्य स्रोत आने का जो होता है वो आपका होता है वर्षा का जल, ठीक है? और इसको शुद्ध जल के भी रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है? अब देखिएगा, वर्षा के जल में धूल कण, सल्फर तथा नाइट्रोजन का ऑक्साइड आदि घुले रहते हैं, और इस प्रकार के वर्षा को क्या कहते हैं, ठीक है? तो वर्षा के जल में देखिए यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ये सब घुला रहता है, तो ये जल के साथ जब ये गैस मिलते हैं तो ये बना देते हैं अम्ल। क्या बना देते हैं? अम्ल। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बना देंगे, नाइट्रिक अम्ल बना देंगे। तो ये जो अम्ल बना दिए, तो इस प्रकार के वर्षा को अब हम क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा कहेंगे। क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा, ठीक है? चलिए अगला है यहाँ पर, आगरा स्थित ताजमहल के पीला होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, जब अम्लीय वर्षा है, सतही वर्षा है, धारा वर्षा है, कोई वर्षा, देखिए आपका अगर स्मारक बनाए हुए हैं या इस मौसम पेंट किए हुए हैं, अगर वहाँ पर किसी भी प्रकार की वर्षा होती है तो आपके उस पेंट किए हुए भाग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब उस क्षेत्र में अगर अम्लीय वर्षा होती है तो वो क्या होगा? पीला हो जाएगा ना, वो धुंधला हो जाएगा। व्हाइट कलर सब क्या हो जाएगा? सब धुंधला हो जाएगा, पीला हो जाएगा। तो आपको समझना है कि यहाँ पर तो वर्षा हुई, लेकिन अम्लीय वर्षा हुआ है, ठीक है? तो आगरा स्थित ताजमहल का पीला होने का मुख्य कारण जो है आपका अम्लीय वर्षा है ना। कौन सी वर्षा है? अम्लीय वर्षा है। झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? आपको बताना है, झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 120 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर, 140 या 150 सेंटीमीटर, ठीक है? तो देखिए, जो हमारा झारखंड राज्य है उसमें वार्षिक वर्षा जो होती है 140 सेंटीमीटर होती है, लेकिन सभी क्षेत्रों में नहीं होती है। ये पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और रांची जैसे क्षेत्रों में, मतलब पलामू, इस सब क्षेत्रों में देखिए तो 120, 110 मिलीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पर वर्षा कम होती है, ठीक है? अगला है, भौम जल के स्तर में कमी आने का मुख्य कारण क्या है? जो हमारा भौम जल है, भूमिगत जल है, उसके स्तर में कमी आने का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि,
कृषिगत उपयोग, वर्षा का असमान वितरण या सभी। जैसे होता क्या है कि भौम जल यानी वर्षा का जल जो होता है भूमि के अंदर रिस करके रहता है, जिससे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं तो पानी को निकालते हैं ट्यूबवेल के माध्यम से, चापाकल के माध्यम से, पंप के माध्यम से। तो ये भौम जल का स्तर भी अब धीरे धीरे डाउन हो रहा है, यानी जहाँ पहले 30 फीट पर पानी होती थी वो अब 100 फीट चलेगा। तो ये कितना डाउन होने का रीजन क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि भी है, कृषिगत उपयोग भी है और वर्षा का असमान वितरण, ये सभी इसके मुख्य कारण हैं। ठीक है, इसके सभी मुख्य कारण यहाँ पर हैं। झारखंड का जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? झारखंड का जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है आपको बता देते हैं। ये जल पुरुष जो है अभी तक के एग्जाम में यहाँ पर 5 बार पूछ दिया गया है, जो झारखंड में एग्जाम हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीमन उरांव, कमसिन उरांव, जगन उरांव या कोई नहीं। ठीक है, तो झारखंड का जल पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमन उरांव, यानी झारखंड का जल पुरुष जो है सीमन उरांव को जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 2016 में झारखंड में किनको पद्म श्री से नवाजा गया है? किनको पद्म श्री से नवाजा गया पर्यावरण संरक्षण के लिए 2016 में झारखंड में किनको पद्म श्री से नवाजा गया? अंकलेश मुंडा, सीमन मुंडा, सीमन उरांव या कोई नहीं। ठीक है, तो ये जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण जो है जल के लिए, इसमें आता है सीमन उरांव जी का नाम। तो सीमन उरांव को जल पुरुष, सीमन उरांव को पर्यावरण संरक्षण के लिए माना गया। ठीक है, खेत के फसल सूख जाते हैं कौन सी वर्षा के कारण? खेत के अम्लीय वर्षा, सोहनीय वर्षा, क्षारीय वर्षा या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए अम्लीय वर्षा एक ऐसी वर्षा है, जब अम्लीय वर्षा होता है तो क्या होता है तो स्मारक का रंग फीका पड़ जाता है। जलीय जीव जंतु क्या होते हैं? मर जाते हैं, जो जल में जलीय, जैसे मेढक है। और यहाँ पर मछली की बात करें तो जिस क्षेत्र में अम्लीय वर्षा होगा वहाँ के जीव जंतु क्या होंगे? वो मर जाएंगे और पानी के ऊपर छल आ जाता है। ठीक है, खेत के फसल क्या होते हैं? जिस क्षेत्र में होंगे वो सूख जाते हैं, पीला पड़ जाते हैं। तो ये सब किसके कारण होता है? अम्लीय वर्षा के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है खेत के फसल सूख जाते हैं किसके कारण? तो ये राइट हो गया अम्लीय वर्षा। ठीक है, अगला, वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति के लिए किया जाता है, उससे क्या कहते हैं? ठीक है, जैसे अब बहुत से स्टेट में आप देखिएगा वर्षा जल को जो है सीधे नदी में न प्रवाहित होने दिया जा रहा है, उसके लिए कहीं कहीं सोख्ता बनाए जा रहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं मनरेगा की तरफ से आपको ये बन रहा है, डैम बनाए जा रहे हैं, और कहीं कहीं पर तो आपको घरों में ही छत के ऊपर जो होता है वर्षा जल संग्रहण के लिए ये इस तरह से पाइप बना दिया जा रहा है, टैंकी, और उसमें वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। तो बहुत ही जगहों पर वर्षा जल संग्रहण के लिए सोख्ता बनाया जा रहा है। तो ये जो होता है वो क्या करते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग? तो इसको हम क्या कहेंगे? वर्षा जल संग्रहण, जल, डैम या कोई नहीं। तो भौम जल स्तर को बढ़ाने के लिए जो किया जा रहा है उसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर वर्षा जल का संग्रह किया जा रहा है, उसको वर्षा जल संग्रहण के नाम से ही जानेंगे। पौधे जल तथा खनिज लवण को अवशोषित करते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न, यह प्रश्न अभी तक 101 बार आ गया है। ठीक है, पर्यावरण के अंतर्गत देखिएगा या विज्ञान के अंतर्गत, तो ये जितने भी एग्जाम हो रहे टेट के सभी में आ रहे हैं, और आकलन परीक्षा जो आपको बिहार, गुजरात सभी में आया हुआ है। ठीक है, पौधे जल तथा खनिज लवण को अवशोषित करते हैं किसके तरह? जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, पत्ते के द्वारा या कोई नहीं। किसके द्वारा पौधे जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करते हैं? ठीक है, तो अब आप सभी को जान रहे हैं कि मान लीजिए पेड़ पौधा है तो क्या करेगा? ये इस तरह का पेड़ पौधा हो गया, तो खनिज लवण को अवशोषित करेगा ना। तो यदि हम पेड़ पौधा को यहाँ से काट दिए हैं तो खनिज लवण अब तो अवशोषित नहीं कर रहा, लेकिन जब तक इसमें हरियाली है तो ये पृथ्वी से यहाँ पर लगा हुआ है तो खनिज लवण का अवशोषित करेगा। तो इसके लिए क्या होता है? देखिए इसके नीचे जड़ निकले हुए रहते हैं ना, तो यही जड़ जो है पृथ्वी के गहराई तक गया हुआ रहता है, जिससे हमें जो जल या खनिज लवण कहाँ मिलेगा? तो पृथ्वी के अंदर तो ही मिलेगा ना। तो पृथ्वी के अंदर तना तो नहीं गया है ना, इसका सिरा तो नहीं गया है ना, सिर्फ गया है क्या? गया है जड़। तो पौधे जल तथा खनिज लवण को अवशोषित करते हैं किसके तरफ से? जड़ के द्वारा। किसके द्वारा? जड़ के द्वारा। बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, और आपको तो हमने बता ही दिया है कि ये जो प्रश्न आपको मिल रहे हैं वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पाठ्यक्रम पर है, जो कि कहीं और नहीं मिलना है, सिर्फ और सिर्फ आपको मिलता है इसी चैनल पर आपके टेक्स्ट बुक का। और ये भी आपको बता देता हूं मैं कि आपका जैक का जो जितना जेटेट एग्जाम हुआ है सबको हम इसमें आपको विवरण भी देते हैं कि पूछा गया था कि नहीं। ये आपके पाठ्यक्रम पर ही होगा, जैक का पाठ्यक्रम पर ही एग्जाम होगा, और ये आपका जैक का जो टेक्स्ट बुक है उसी पर ही आएगा, और उसका नोट्स यहाँ पर 101% भिड़ने वाला है। तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ करके नोट्स परचेज करके सारे चीज को देख लीजिए, अभी एग्जाम देर है और तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। पौधों में जल तथा पदार्थों का परिवहन जिस ऊतक से होता है उसे कहते हैं। पौधों में जल तथा पदार्थों का परिवहन जिस ऊतक से होता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है,
तो देखिए पौधों में जो जल जल होता है या पदार्थों का परिवहन, परिवहन मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे जड़ से हम लोग कहाँ से ले जाते हैं, जड़ से ले जाते हैं खनिज लवण को अवशोषित, तो ये किसी उत्तक का काम होता है। तो ये जिस उत्तक से होता है उसको क्या कहते हैं, परिवहन उत्तक, संवहन उत्तक, परिसंचरण उत्तक या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए ये संवहन उत्तक होता है। इसमें जो उत्तक होता है पेड़ पौधे में, उस पर कौन सा उत्तक काम करता है, तो संवहन उत्तक होता है। और संवहन उत्तक के द्वारा पेड़ पौधे जो है जल पदार्थों का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक करते हैं, ठीक है। संवहन उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताना है कि संवहन उत्तक जो होता है पेड़ पौधों में वो कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3 या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए संवहन उत्तक जो होता है पेड़ पौधों में वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नीचे वो भी प्रश्न आ रहा है, आप देख लीजिएगा, और सारा प्रश्न आपका आकलन परीक्षा में आने वाला है, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है संवहन उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, एक को जाइलम कहते हैं और एक को फ्लोएम कहते हैं, ठीक है। देखिए जाइलम और फ्लोएम के बारे में जान लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत बार आता है और आपको हम कन्फ्यूजन दूर कर दे रहे हैं कि जाइलम कहाँ काम करेगा और फ्लोएम कहाँ काम करेगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, सारा इसका जितना क्वेश्चन है वो सब इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीच से छोड़ के भागते हैं तो आपका नंबर भी भाग जाएगा ना। पूरे पौधों में जल का परिवहन किस संवहन उत्तक के द्वारा होता है, देखिए जल में जो परिवहन होता है वो संवहन उत्तक के द्वारा होता है। संवहन उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, ठीक है। अब देखिए जाइलम में ज से क्या हो गया, जल, जाइलम में ज से क्या हो गया, जल। अब फ्लोएम में फ से क्या हो गया, फ से यहाँ पर फूड रखिएगा, क्या रखिएगा, फूड, जिसको हम लोग भोजन कहते हैं, ठीक है। तब पेड़ पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो जाइलम करता है ना, जाइलम हो गया, जाइलम हो गया, ठीक है, जाइलम ना, और यहाँ पर हो गया जल, हुआ ना। तब पेड़ पौधों में जो जल का परिवहन करता है उसको हम लोग कहते हैं जाइलम। और जो पेड़ पौधों में फूड यानी भोजन का परिवहन, तो भोजन को फूड याद रखिएगा, तो फूड को फ से फ्लोएम, हुआ ना। तब फूड का, भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है और जल का परिवहन जाइलम करता है, याद हो गया। तो देखिए आपसे पूछा है कि पूरे पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा, तो जल का परिवहन किसके द्वारा, तो जल, ज से जल और ज से यहाँ पर संवहन उत्तक कौन हो गया, जाइलम, यानी जल का परिवहन जाइलम उत्तक के द्वारा होता है। जाइलम किस में है, ए में है, एकदम याद कर लीजिएगा। ऐसे देखिए ठेठ भाषा में जब पढ़िएगा ना तो आपको कहीं नहीं भुलाइएगा, समझ गए। देखिए यहाँ पर नोट्स परचेज कर उनके लिए बनाया हुआ है। जाइलम नलिकाओं का जाल बनाता है जो जड़ को तना एवं शाखाओं के द्वारा पत्तियों से जोड़ता है। इस प्रकार जाइलम का बना जाल पूरे पौधों में जल का परिवहन करता है, और जो जल का परिवहन होता है तो पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं। और ये काम किसका है, जाइलम का है। और जाइलम मतलब जल, माने जल का परिवहन जाइलम करता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, पूरे पौधों में भोजन का परिवहन किस भाग किस परिवहन जो होता है, परिवहन कह लीजिए संवहन, किस उत्तक के द्वारा होता है, किस भाग के द्वारा होता है, ठीक है। तो पूरे पौधों में भोजन ना, भोजन मतलब यहाँ पर हम लोग कहते हैं फूड, कहते हैं कि नहीं कहते, कहते हैं ना फूड, भोजन। और इसी को फ से याद रखिएगा, फ्लोएम, फ्लोएम, ठीक है। तो पूरे पौधे में फ्लोएम, फ्लोएम, तो फूड और फूड माने भोजन। तो पूरे पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है, इसको हम लोग फ्लोएम कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण से तैयार भोजन पौधों के सभी भागों में जिस संवहन उत्तक से होता है उन्हें फ्लोएम कहते हैं, बात समझ गए। अब देखिएगा अगला, पौधों में उपस्थित जल को किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है, पौधों में उपस्थित जल को किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है, रंध्र के द्वारा, फूल के द्वारा, पत्ती के द्वारा या जड़ के द्वारा, ठीक है। तो पौधों में जो उपस्थित जल होता है उसको बाहर जो निकाला जाता है वो रंध्र के द्वारा, जो कि पत्तियों में पाई जाती है। जैसे हम लोग ये देखते हैं पत्ती, ये सीरा भाग हो गया, ठीक है, ये पत्ती बन गया। तो ऊपर जो ये छीटे छीटे भाग होते हैं ये रंध्र होते हैं, इसके द्वारा जो होता है पेड़ पौधे जो जल आता है उसका निष्कासन भी करते हैं, जो वाष्पन के रूप में होता है। तो ये रंध्र होता है, क्या होता है आपका, रंध्र के द्वारा होता है। देखिए पत्तियों के सतह पर उपस्थित रंध्र या छीद के द्वारा अतिरिक्त जल को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। हृदय एवं रक्त वाहिनियाँ मिलकर शरीर के किस तंत्र को बनाती है, ठीक है। हृदय एवं रक्त वाहिनियाँ मिलकर शरीर के किस तंत्र को बनाती है, ठीक है। पाचन तंत्र को, निष्कासन तंत्र को, परिसंचरण तंत्र को या कोई नहीं, ठीक है। तो हृदय एवं रक्त वाहिनियाँ जब आपस में मिलेगी तो ये शरीर का परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती है। इसका आंसर सी होगा, परिसंचरण तंत्र, ठीक है। आप सभी कमेंट करते चलिएगा, और अगर अच्छा लगे तो आप देखिए नोट्स, ये हाथ से बनाया हुआ नोट्स है जो कि आपका 101% परीक्षा में आ ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आप नहीं समझ पा रहे तो अलग बात है, आप जहाँ से पढ़ लीजिए, लेकिन यहाँ से बाहर तो एक भी प्रश्न आपका नहीं आने वाला है, तो आप सभी जुड़ जाइएगा। पौधों में खनिज लवण का परिवहन जिस जाल के द्वारा होता है
वो कौन होता है? तो पौधों में खनिज लवण का परिवहन जिस तरह जल द्वारा कहाँ तक होता है? जल द्वारा होता है। जल द्वारा जो होता है वो कहाँ तक होता है? आपको जड़ से लेके पत्तियों तक होता है, जड़ से लेके पत्तियों तक होता है, ठीक है। हमारा रक्त क्या है? बहुत बड़ा है, आपको बता दे रहे हैं 1001 वर्ग। हमारा रक्त क्या है? एकदम देख लीजिएगा। तरल संयोजी ऊतक है, पेशीय ऊतक है, कोशिकीय ऊतक है या परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो हमारा जो रक्त है वो है तरल संयोजी ऊतक है, एकदम इसको देख लीजिएगा। हमारा रक्त क्या है? ये बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। अगला, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना लीटर रक्त होता है? देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति अगर होगा तो उसके शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर तक होता है, माने कि जितना वजन है उसका 7% लगभग जल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग आदमी का अगर कहा जाएगा तो 5 लीटर माना जाता है। कितना माना जाता है? 5 लीटर लगभग माना जाता है, इसका राइट आंसर। रक्त के तरल भाग को क्या कहता है? हमारा रक्त होता है ना, तो रक्त होता है तो जब कटते हैं तो तरल भाग चलता है ना, तो रक्त के इस तरल भाग को क्या कहते हैं? तो रक्त के तरल भाग को झिल्ली कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, खून कहते हैं, रक्त पट्टिका कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। तो रक्त के तरल भाग को जो कहा जाता है वो कहा जाता है प्लाज्मा। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा, यानी रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला है, लाल रक्त कोशिकाओं में लाल रंग का एक वर्णक होता है जिसे कहते हैं, ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं में लाल रक्त कोशिकाओं में लाल रंग का एक वर्णक होता है जिससे कहते हैं हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, जाइलम या फ्लोएम, ठीक है। तो लाल रक्त कोशिकाओं में लाल रंग का एक वर्णक होता है जिसको हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन। और ये भी प्रश्न जो है 1001 बार आपका आया हुआ है, और ये आकलन में तो बहुत बार पूछा गया है, एकदम देख लीजिएगा, ठीक है। और नोट्स तो लेके आज भी जुड़ जाइएगा अभी ये ना, और सब देख लीजिएगा, नहीं तो पैसा के अभाव में तो गड़बड़ाता है, गड़बड़ाना ना है, तुम सबको लेके जुड़ जाइए और जो है वही खुल के बोलिए और ले लीजिए। रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण? रक्त का रंग लाल केकर कारण होता है? हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, जाइलम या फ्लोएम के द्वारा, ठीक है। तो रक्त का जो रंग लाल होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। शरीर के सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन कौन प्रदान करता है? बताइए, शरीर के सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन जहाँ कम होगा तो सीधे रोग होगा और वहाँ से आदमी डेठे कलेम पर जाता है ना। तो वो कौन ऑक्सीजन को प्रदान करते रहता है? किससे मिलता है? क्या होना चाहिए आपके शरीर के अंदर? तो हीमोग्लोबिन लेवल। जेकर हीमोग्लोबिन देखते हैं, सबसे पहले हीमोग्लोबिन जांच होता है कि हीमोग्लोबिन कितना है। अगर हीमोग्लोबिन 13, 14, 12, 13 ना होता है, आपका खूनों कोई नहीं लेता है क्या? ऑक्सीजन कम पड़ जाएगा, चक्कर आ जाएगा, मर भी सकता है आदमी। तो इसलिए हीमोग्लोबिन बढ़ाइए, हीमोग्लोबिन का लेवल, ठीक है। हीमोग्लोबिन है। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक कौन पहुंचाता है? हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, जाइलम या फ्लोएम। तो ये सब काम, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड चाहे ऑक्सीजन हो, वो सब किसका काम है? हीमोग्लोबिन के काम है, ठीक है। अगला है, कौन सी रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को नष्ट करती है? ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, पट्टिकाणु या कोई नहीं, ठीक। तो ये श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती है वो यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारे रोग जीव जंतुओं को लड़ने वालों को नष्ट करते रहते हैं। हमारे शरीर के भार का लगभग कितना भाग रक्त होता है? हमारे शरीर के भार का लगभग कितना भाग रक्त होता है? 6, 5, 8 या 7? तो हमारे शरीर के भार का लगभग, देखिए आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर 7 से 8%, यानी लगभग 7% ही चलता है, 7% होता है। रक्त का थक्का कौन बनाता है? लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका या प्लेटलेट्स या कोई नहीं, ठीक है। तो रक्त का थक्का जमाना देखते होंगे, सुनते होंगे कि इसका रक्त का थक्का नहीं जम रहा है, तो यहाँ पर कहते हैं विटामिन के। कौन कमी? विटामिन के की कमी कहते हैं ना। लेकिन ये कौन सी कोशिकाएं में बनता है? रक्त का थक्का कौन बनाता कौन है? तो यहाँ पर देखिए, ये तो रोग से लड़ने की क्षमता प्राप्त करता है, ये खून का रंग लाल करता है। और पट्टिकाणु जो होता है वही करता है, ये पट्टिकाणु या इसी को रक्त कणिका जो हम लोग कहते हैं, वो यहाँ पर क्या करते हैं? प्लेटलेट्स, रक्त प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं या पट्टिकाणु कहते हैं। यही जो है रक्त का थक्का बनाने का काम करता है, जिससे आपका अगर कभी कट भी जाता है तो आप देखते होंगे जैसे कटता है तो वहाँ पर रक्त का थक्का बन जाता है। नहीं तो अगर बहते रहेगा बहुत का तो वो क्या होगा कि आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो जाएगा और उसके बाद पेशेंट का यहाँ पर डेथ हो सकता है। इसलिए इसमें पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स जो होता है वो फायदा करता है आपका। चलिए अगला देखिएगा, शरीर के रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जाता है? शरीर के
रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जाता है, ठीक है। तो रक्त जो एक स्थान से दूसरा स्थान तक जाता है, तो देखिएगा शरीर में जो होता है इस तरह के बहुत से रक्त वाहिनी बनी होती है रक्त को ले जाने के लिए, रक्त वाहिनी वेन बना होता है, इसी से रक्त जो होता है चारों जगह जाते रहता है, जिससे यहाँ पर जो है शरीर संतुलित रहता है, ऑक्सीजन मिलते रहता है और आदमी जीवित रहता है। तो रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए रक्त वाहिनियां मिल होती है, ठीक है। क्या होती है? रक्त वाहिनियां। शरीर में कितने प्रकार की रक्त वाहिनियां होती है? शरीर में कितने प्रकार की रक्त वाहिनियां होती है? 1, 2, 3 या कोई नहीं, ठीक है। तो शरीर में जो रक्त वाहिनियां होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक को हम लोग यहाँ पर देखिए कहते हैं धमनी और दूसरे को कहते हैं शिरा, ठीक है। अब देखिए नीचे आ भी गया कि दोनों रक्त वाहिनियां का नाम क्या है? दोनों रक्त वाहिनियां का नाम क्या है? धमनी, शिरा, ए और बी दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो दोनों रक्त वाहिनी का नाम धमनी भी है, शिरा भी है, यानी सी इसका आंसर होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला देखिएगा, कौन सी रक्त वाहिनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के सभी भागों में पहुंचाते हैं? तो 2 रक्त वाहिनी हो गया, एक धमनी हो गया, एक शिरा हो गया। तो जो हम लोग लेते हैं तो शरीर में क्या होता है? एक ऑक्सीजन और एक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या करते हैं? निष्कासित करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो ये ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं वो कौन सी रक्त वाहिनियां ऑक्सीजन लेने का काम करती है और पूरे हृदय से लेकर शरीर तक पूरा ऑक्सीजन को पहुंचाती है? तो वो देखिए उसका नाम है धमनी। उसका नाम क्या है? धमनी। याद रखिएगा, हृदय से लेकर के पूरे जगह रक्त कौन पहुंचाता है? धमनी पहुंचाता है। देखिए नोट्स भी यहाँ पर बनाया हुआ है, नोट्स आप लोग परचेज कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। सामान्य नाड़ी स्पंदन की दर प्रति मिनट होती है। नाड़ी स्पंदन की दर प्रति मिनट होती है, आप लोग देखेंगे, ठीक है। 72 से 80, 80 से 85, 70 से 75 या कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होता है 72 या 72 से 80 पर मिनट जो होता है नाड़ी स्पंदन की दर होती है, ठीक है। हृदय स्पंदन का दर होता है। हृदय स्पंदन यानी हृदय की गति को पता लगाने के लिए किस प्रकार का जांच किया जाता है? क्या जांच आपको डॉक्टर करवाते हैं? ECG, EEG, EPG या नेफ्रॉन, किसका करते हैं, ठीक है। तो हृदय की जांच के लिए यहाँ पर जो होता है ECG कराया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्रामी जिसको हम लोग कहते हैं। इसकी जांच के बाद पता चल जाता है कि आपके हृदय का स्थिति क्या है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस लाते हैं, ठीक है। जो शरीर के सभी भागों को ले जाके पहुंचाता है ओकर नाम है देखिए धमनी, और जो शरीर के सभी भागों से होकर के वापस आता है, रिटर्न होके आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें ऑक्सीजन होता है और जो रिटर्न होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न होता है और बाहर निकलता है शरीर का, वो करता है देखिए शिरा। वो कौन करता है? शिरा ना, वो कौन करता है? शिरा। तो इसका राइट आंसर शिरा हो जाएगा। अब देखिएगा अगला, जो इस तरह से देखिए यहाँ पर जितना जो प्रश्न आ रहा है ना, सब आपको कहीं ना कहीं देखिए हमारा प्रश्न छपने वाला है और सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। विलंब नहीं करना है, विलंब करने से आप ही का नुकसान होता है। तो विलंब करेंगे तो आप सारे नोट्स वीडियो को देख नहीं पाएंगे, अच्छा नंबर आ नहीं पाएगा, हो सके कि 1-2 खातिर नंबर खातिर कम भी पड़ जाए। तो ऐसा काम नहीं करेंगे। हमारे शरीर में निरंतर धड़कने वाला अंग होता है धमनी, शिरा, हृदय या कोई नहीं, ठीक है। तो हमारे शरीर में निरंतर धड़कने वाला जो कि यहाँ पर लाइफ टाइम आजीवन चलता है, एक ही बार खत्म हो जाता है, मर गया आदमी, तो वो है देखिए हार्ट, हृदय। वो कौन है? हृदय है जो 24 आवर काम करते रहता है। आदमी तो थक जाता है लेकिन हृदय नहीं थकता है, एक ही दिन थकता है और आदमी चल बसता है। हमारा हृदय 4 कक्षों में बटा रहता है। तो ऊपर का 2 कक्ष को क्या कहते हैं? हमारा हृदय जो है देखिए 4 कक्ष में बटा हुआ है, एक ऊपर का 2 भाग, नीचे का 2 भाग। तो ऊपर के 2 भाग को क्या कहते हैं और नीचे के 2 भाग को क्या कहते हैं? तो देखिए ऊपर हो गया, ऊपर हो गया, तो ऊपर मैंने यहाँ पर आलिंद याद रखना है। क्या याद रखना है? आलिंद, ऊपर वाले भाग को आलिंद। और नीचे हो गया तो नीचे में नी होता है ना, तो नी से याद रखना है नीलय। नी से क्या याद रखना है? नीलय। यानी ऊपर है तो अ से आलिंद और नीचे है तो नी से नीलय। तो आलिंद और नीलय यही दुगो होता है, दुगो ऊपर होता है, दुगो नीचे होता है। तो ऊपर वाले के आलिंद कहते हैं। हमारा हृदय में निचले 2 भाग को क्या कहते हैं? देखिए निचला आ गया ना हृदय का, तो निचला में नी लगा है कि न लगा है? नील, और नी लगा है तो एक याद रखिएगा, नी से नीलय भी, यानी निचला भाग को नीलय कहेंगे, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, निचला भाग को नीलय कहिएगा। हमारा हृदय, अगला प्रश्न है, हमारा हृदय जो है यहाँ पर आ गया, हमारा हृदय किस प्रकार का अंग है? पेशीय ऊतक है, पेशीय अंग है, स्पंदी है या कोई नहीं, ठीक है। तो हमारा हृदय किस प्रकार का अंग है? तो अंग की बात है तो वो पेशीय अंग हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? पेशीय अंग। हृदय की गति ब्रैकेट में स्पंद को मापने के लिए
किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? हृदय की गति या स्पंद को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, बैरोमीटर या तापमापी। ठीक है, तो हृदय की गति या स्पंद को मापने के लिए हम लोग यहाँ पर स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। किसको करते हैं? स्टेथोस्कोप। ये बहुत बार आया हुआ है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। हृदय की गति मापने के लिए स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर ताप, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब और तापमापी द्वारा ताप। ठीक है, तो ये भी आते हैं, तो इसको भी आपको देख लेना है। अगला है आपका स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में रक्त नहीं होता है। जैसे जंतुओं में क्या नहीं होता है आपको बताना है? रक्त नहीं होता है, परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, जिस जल में रहते हैं वही से उनके शरीर को प्रवेश करके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति होता है, और अगला है सभी। ठीक है, तो ये स्पंज और हाइड्रा जो है ना, उसके लिए सभी सही है ना, वो सभी सही है। इसका राइट आंसर सभी होगा। जलीय जीव मछली अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या उत्सर्जित करते हैं? जलीय जीव मछली है तो सभी जीव जंतु अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं ना। तो यहाँ पर जलीय जीव जंतु मछली जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या उत्सर्जित करते हैं? अमोनिया, अर्धथ्रोस, यूरिया या कोई नहीं। तो यहाँ पर जलीय जीव जंतु मछली जो होते हैं वो अमोनिया करते हैं। क्या करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ कौन है? अमोनिया, अर्धठोस, यूरिया या कोई नहीं। ठीक है, तो मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ जो होता है हम लोग करते हैं वो होता है, देखिए, यूरिया। ठीक है, यानी हम लोग जो यहाँ पर यूरिन करते हैं उसमें ज़्यादा करके आपको यूरिया का मात्रा होता है, तो ये यूरिया हम लोग जो है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकालते हैं। अगला है अमीबा और पैरामेसियम के बारे में क्या सही है? अमीबा और पैरामेसियम हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है, एक कोशिकीय छोटा जीव होते हैं, या अपने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से विसरण विधि द्वारा बाहर निकालते हैं, या सभी। तो देखिए ये अमीबा और पैरामेसियम के बारे में ये सभी सही है, तो इसमें से आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा क्योंकि ये बार बार आते रहते हैं आपको। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर सजीवों द्वारा कोशिकाओं में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए सजीवों के द्वारा क्या होता है? तो इसका राइट आंसर उत्सर्जन हो जाएगा। मानव उत्सर्जन तंत्र में शामिल होता है। मानव जो उत्सर्जन करता है उस तंत्र में क्या क्या चीज शामिल होता है? 2 गो मूत्रवाहिनी होता है, 1 गो मूत्राशय होता है, 1 जोड़ा सेम के आकार का वृकक होता है, या सभी। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर सभी होगा। मानव में उत्सर्जन तंत्र के रूप में, यानी अपशिष्ट या बेकार या व्यर्थ पदार्थ को निकालने के लिए क्या क्या होती है? 2 मूत्रवाहिनी होती है, 1 मूत्राशय होता है, 1 जोड़ा सेम के आकार का किडनी होता है। ठीक है, ये सभी सही है। अगला है मूत्र में होता है, जो हमारा मूत्र होता है उसमें क्या चीज होता है? 95% जल होता है, 2.5% यूरिया होता है, 2.5% अपशिष्ट पदार्थ होता है, या सभी होता है। तो आपको हम बता दें जो हमारा मूत्र है उसमें जल भी होता है, यूरिया भी होता है, अपशिष्ट पदार्थ भी होता है, सभी होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। रक्त के छानने की विधि को क्या कहते हैं? रक्त के छानने की विधि को क्या कहते हैं? अपोहन, यूरिया, उत्सर्जन या कोई नहीं। ठीक है, तो रक्त के छानने की विधि को कहते हैं अपोहन, या इसी को कहते हैं हम लोग डायलिसिस। क्या कहते हैं? इसी को डायलिसिस भी कहते हैं। पसीने के रूप में शरीर से क्या चीज बाहर निकलता है? पसीने के रूप में शरीर से क्या चीज बाहर निकलता है? जल, यूरिया, लवण या सभी। तो ठीक है, पसीने के रूप में शरीर से जो निकलता है वो आपका यूरिया होता है। क्या होता है आपका? यूरिया भी होता है, लवण भी होता है, जल भी होता है। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी हो जाएगा। इनमें कौन कौन रक्त कणिकाएं हैं? इसमें कौन कौन रक्त कणिकाएं हैं आपको बताना है। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेटस या सभी। तो इसमें 3 गो रक्त कणिकाएं हैं, आरबीसी लाल रक्तकण, सफेद रक्तकण, और प्लेटलेटस यानी सभी। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। तो इस जिसके द्वारा सभी प्राणी अपने ही जैसे जीवों की उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाता है? जैसे मानव है वो अपने ही जैसे मानव की उत्पत्ति करता है, अगर गाय है और बैल है तो वो अपने ही समान क्या करते हैं? बछड़े की उत्पत्ति करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अपने ही समान जीवों की उत्पत्ति करने वाले कीड़े हैं तो कीड़े के समान, मेढक है तो मेढक के समान, गाय है तो गाय के समान, भैंस है तो भैंस के समान, यानी अपने ही समान जो जीवों की उत्पत्ति करते हैं वह किस प्रक्रिया के तहत करते हैं? तो जनन, श्वास, कायिक या कोई नहीं। ठीक है, तो वह प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जनन, प्रजनन कहते हैं, जिसके तहत जो होते हैं यहाँ पर अपने ही समान जीवों की समान उत्पत्ति की जाती है, तो वह प्रक्रम जनन होता है। ठीक है, अगला है जनन की वह प्रक्रिया
जिसमें बिना बीजों के ही नए पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं, वह क्या कहलाता है? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कायिक जनन या कोई नहीं। ठीक है, देखिए जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बिना बीजों के ही नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं ना, तो उसको हम लोग कहते हैं, देखिए अलैंगिक जनन। क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन, यानी इसमें किसी प्रकार के बीज की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अगर हमको किसी तरह का पेड़ है, जैसे आम का पेड़ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि बिना बीज के ही अगर हम उसको करते हैं तो वो अलैंगिक हो गया, लेकिन बीज का होगा तो उसको लैंगिक जनन हम कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर नेनुआ की बात करें तो नेनुआ को यदि हमने बीज से यहाँ पर निकाला है, सेम को बीज से निकाला है, तो ये बीज से जो निकल रहा है तो उसमें क्या हो रहा है? जनन हो रहा है किसी तरह का पृथ्वी के साथ। ठीक है, तो जिसके साथ जनन हो रहा है वो लैंगिक जनन है, और जिसके साथ जनन का काम नहीं हो रहा वो अलैंगिक जनन है। ठीक है, तो यहाँ पर जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बिना बीज के ही, बीज के यानी क्या हुआ? इसका मतलब आप कलम को रोपते हैं, कलम से होता है, तो जो कलम से जितने चीज़ों आप करते हैं उसको हम लोग अलैंगिक जनन के अंतर्गत लाते हैं। ठीक है, कलम से। जैसे अगर गुलाब है तो गुलाब का यदि बीज से लिए तो हो गया लैंगिक जनन, लेकिन गुलाब का हमने यहाँ पर कंसी काट करके यहाँ से कलम करके यदि लगाया है तो वो अलैंगिक जनन का उदाहरण है। ठीक है, तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बिना बीजों को ही नए पौधे का उत्पन्न कर सकते हैं वो अलैंगिक जनन कहलाते हैं। अगला है जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बीज से पौधे तैयार किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, यदि एक आम का वृक्ष आपने लगाया, अगर वह कलम किया हुआ आम था, कलमी आम था, तो ये क्या हुआ? इसमें जनन नहीं हुआ, बिना जनन के ही ये पौधा तैयार हुआ, इसलिए ये जो हुआ अलैंगिक जनन। लेकिन यदि आम आपने खाया और आम का बीज यहाँ पर डाला, गुठली जिसको हम लोग कहते हैं, और इससे यहाँ पर अगर पेड़ निकल के बना, तो ये यहाँ पर लैंगिक जनन होगा। कौन सा जनन होगा? लैंगिक जनन। ठीक है, तो जिसमें बीज से पौधे तैयार होते हैं वो लैंगिक जनन कहलाते हैं, और जिसमें बिना बीज के ही तैयार होते हैं तो वो अलैंगिक जनन कहलाते हैं। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बीज से पौधे तैयार किए जाते हैं उसको हम लोग लैंगिक जनन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन उसको हम लोग कहेंगे। यहाँ पर देखिएगा आलू ना, आलू, गुलाब, गन्ना, चमेली, मेहंदी में किस प्रकार के जनन से पौधे उगते हैं? देखिए आलू का हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर आलू को हम लोग, गुलाब को, गन्ना को, ये सभी का क्या करते हैं? गुलाब के देखेंगे तो डंठल को करते हैं, गन्ना के भी डंठल को कर देते हैं, चमेली को भी डंठल से लगाते हैं, मेहंदी को भी डंठल से लगाते हैं। तो इसमें बीज की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये कौन सी जनन है? किस प्रकार पौधे उगाते हैं? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कायिक जनन या कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पर जो होता है वो आपका अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, क्या होता है? अलैंगिक जनन, क्योंकि इसमें बिना बीज के ही पौधे तैयार होते हैं। ठीक है, बिना बीज के ही पौधे तैयार होते हैं, तो उसको हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा प्याज, लहसुन, कुमुदनी, हल्दी, अदरक आदि में किस प्रकार का तना पाया जाता है? तना ना, किस प्रकार का तना पाया जाता है? भूमिगत तना, भूवाह्य तना, भूपरत तना या कोई नहीं? ठीक है, तो जो आलू, प्याज, लहसुन, कुमुदनी, हल्की, अदरक आदि में जो तना पाया जाता है वो किस प्रकार का होता है? ठीक है, तो वो जो होता है आपका, देखिए ये तना जो होता है ये भूमिगत तना होता है, भूमि के गत पर होता है ये उगा हुआ, तो इसको भूमिगत तना हम लोग कह लेते हैं। ठीक है, पथरी हो जाने पर कौन सा पौधा का पत्ता पीसकर पिलाया जाता है? आपको बताना है कि जैसे किसी को बीमारी सुनते हैं पथरी, तो पथरी हो जाने पर एक पौधा पीसकर, उसका पत्ता पीसकर पिलाया जाता है, वो कौन होता है? ब्रायोफाइलम, जिसको पत्थर चट्टा कहते हैं, पुदीना, हल्दी या मूली? कौन सा पथरी हो जाने पर कौन सा पौधा पीसकर पिलाया जाता है ना? तो ये इसका राइट आंसर है ब्रायोफाइलम, या पत्थर चट्टा का पौधा ऐसा होता है जिसको पथरी होने पर यदि यूज किया जाए तो पथरी गल जाती है या पथरी का लेवल कम हो जाता है और सामान्य हो जाता है, तो ब्रायोफाइलम या पत्थर चट्टा उसको कहा जाता है। ईस्ट किस प्रकार का जीव है? ईस्ट जो होता है किस प्रकार का जीव है? एकल कोशिका जीव है, बहुकोशिका जीव है, द्विकोशिका जीव है या कोई नहीं? ठीक है, तो ईस्ट जो होता है वो एकल कोशिकाएं की बनी हुई होती है, एकल कोशिका होती है ईस्ट, वो एकल कोशिका होती है। ठीक है, ईस्ट में जनन किस विधि द्वारा होता है? तो सभी में जनन की विधि अलग अलग होती है, अलग अलग प्रकार से सभी जनन करते हैं, लेकिन ईस्ट में जो जनन होता है किस विधि से होता है? और ये 1001 बार प्रश्न अब तक
पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मुकुलन विधि, कायिक विधि, प्रकाश संश्लेषण विधि या कोई नहीं, ठीक है। तो ईस्ट में जनन किस विधि से होता है? तो ईस्ट में जनन होता है, देखिए मुकुलन विधि से। किस विधि से होता है? मुकुलन विधि से ईस्ट में जनन होता है। नर जनन अंग को क्या कहा जाता है? जो नर जनन अंग होते हैं वो पेड़ पौधे में भी होते हैं, पुष्प में भी होते हैं और मानव में भी होते हैं, ठीक है। तो नर जनन अंग के भाग को क्या कहा जाता है? पुंकेसर, स्त्री केसर, परागकण या कोयनी, ठीक है। तो नर के जनन भाग को हम लोग जो यहाँ पर फूल के रूप में देखेंगे उसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर, यानी नर के जनन अंग को पुंकेसर कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा यहाँ पर, पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहा जाता है? पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहा जाता है? पुंकेसर, स्त्री केसर, पुमंग या कोयनी, ठीक है। तो पुष्प के जो मादा जनन अंग, मादा या यहाँ पर कर लीजिए स्त्री ना, मादा या स्त्री, तो स्त्री जनन अंग को हम लोग क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर, याद रखिएगा। स्त्री के जनन भाग को स्त्री केसर और पुरुष के जनन भाग को पुंकेसर, ठीक है। याद हो जाएगा ना कि नहीं होगा? देखिए, स्त्री के जनन अंग को, तो स्त्री है तो इससे स्त्री से बन जाएगा आपका स्त्री केसर। क्या बन जाएगा? स्त्री केसर, ठीक है। और पुष्प के पुरुष जनन भाग को, पुरुष के जनन भाग को, पुरुष जनन भाग को, तो पु और इसी पु से हो जाएगा, देखिए पुंकेसर, इसी पु से हो जाएगा पुंकेसर। तो पुरुष का पुंकेसर और स्त्री का स्त्री केसर कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, मादा युग्मक से नर युग्मक के संयोजन की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अंडों का निषेचन होता है, निषेचन जिसको कहते हैं। तो मादा युग्मक से नर युग्मक जो मिलेंगे उसके संयोजन की विधि को क्या कहेंगे? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन को कहा जाता है यहाँ पर मिलने को निषेचन। नर तथा मादा के संयोग से बनी कोशिका क्या कहलाती है? नर तथा मादा के संयोग से बनी कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? युग्मनज, परागकण, निषेचन या कोनी। तो नर और मादा जिसमें आते हैं उसको युग्मनज कहते हैं या बीजांड कहते हैं। यही बीजांड क्या होता है? फिर भ्रूण बनता है और यही बीजांड फिर क्या बनता है? बच्चा का जन्म होता है ना। तो ये युग्मनज के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम कोशिका का खोज किसने किया? सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया? ठीक है, ये प्रश्न यूपी की यदि बात करेंगे, यूपी में जो टेट परीक्षाएं हुई है और आकलन, वहां पर अब तक 10 से ज्यादा बार पूछा गया है और बिहार में यह 3 बार पूछा गया है। ठीक है, तो सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया आपको बताना है। बहुत बार है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट मेलन, रॉबर्ट नामन या कोई नहीं। तो कोशिका की खोज किसने की? आप सभी का सही आंसर है रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका की खोज किस वर्ष की गई? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, तो किस वर्ष की? उसकी ईस्वी सन बताना है। 1661 में, 1662 में, 1663 में या 1665 में। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। ये तो प्रश्न धमाल मचा दिया है, बार बार आपके एग्जाम में आ रहे हैं, लेकिन ये खोज वाले बहुत कम बार आए हैं, लेकिन आपको देख लेना है। ठीक है, ये भी प्रश्न अब तक 10 से ज्यादा बार पूछ दिया गया है। तो कोशिका की खोज कब हुई, किस वर्ष की गई? तो वो आपका ईस्वी सन है 1665 ईस्वी में। कब की गई? 1665 ईस्वी में। सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? देखिए एकदम ध्यान दीजिए, ये प्रश्न 1001 बार अब तक आपको पूछा गया है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत और विज्ञान के अंतर्गत भी। ठीक है, तो सजीव जो होते हैं उसके शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? जो रचना करने और क्रिया करने में काम आता है उसको क्या कहते हैं? कोशिका, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली या सभी क्या कहते हैं? ठीक है, तो सजीवों के सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं हम लोग यहाँ पर कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कोशिका के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका राइट आंसर कोशिका होगा। किस कोशिका का आकार सबसे छोटा होता है? किस कोशिका का आकार सबसे छोटा होता है आपको बताना है। माइक्रोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग, तंत्रिका कोशिका या कोई नहीं। ठीक है, तो ये माइक्रोप्लाज्मा जो आपका कोशिका है इसका आकार क्या होता है? सबसे छोटा होता है, 1 माइक्रोमीटर तक होता है। तो इसकी लंबाई देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, माइक्रोप्लाज्मा है, राइट आंसर ए है, और इसकी लंबाई 0.1 माइक्रोमीटर तक होता है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा का, शुतुरमुर्ग का
तंत्रिका कोशिका का या कोई नहीं, ठीक है। तो आप लोग इसमें देख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो देखिए यहाँ पर आपको शुतुरमुर्ग का होता है। किसका होता है? शुतुरमुर्ग का कोशिका होता है। इसका लंबाई जो है आपको हम बता दें, देखिए इसकी लंबाई जो है 17 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 17 सेंटीमीटर। और चौड़ाई की बात कर ले तो चौड़ाई 13 सेंटीमीटर होता है। इसलिए शुतुरमुर्ग जो होता है, शुतुरमुर्ग की कोशिका जो होती है वो सबसे बड़ी कोशिका कही जाती है। इसकी लंबाई 17 और चौड़ाई 13 होगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताओ। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताओ। माइक्रोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग, तंत्रिका कोशिका या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है, जो मानव शरीर, तो आप देखते होंगे तंत्रिका, इसमें एक चीज नाम आ रहा है तंत्रिका कोशिका, ठीक है। यही वो तंत्रिका कोशिका है मानव शरीर की जिसकी सबसे लंबी कोशिका होती है। तो सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो तंत्रिका कोशिका की होती है। इनकी लंबाई कितनी होती है? तो लंबाई की बात करेंगे तो इसकी लंबाई जो है 1 मीटर तक होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर तक होती है। कोशिका के मुख्य घटक हैं, कोशिका के जो होते हैं उसके मुख्य घटक कौन कौन है, यानी कोशिका में कौन कौन शामिल होते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक या सभी, ठीक है। तो देखिए शरीर का जो मुख्य घटक होता है वो कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका द्रव्य होता है और केंद्रक होता है। यानी इसका राइट आंसर इसमें सभी आ जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। यानी राइट आंसर इसमें डी है। राइट आंसर डी होगा। कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? पौधों में, जंतुओं में, मानव में या कोई नहीं, ठीक है। तो कोशिका भित्ति, भित्ति जो होता है वो किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? तो सभी पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? बहुत बार आया प्रश्न, 1001 बार के। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? पौधों में, जंतु में, मानव में या सभी में, ठीक है। तो आपको बता दें क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, जो हमारी पत्तियां होती है, हरे रंग की पत्तियां होती है, उसी को क्लोरोप्लास्ट जो है बोला जाता है। और ये पत्तियां जो होती है तो किसी भी पौधे में, किसी भी पौधों में, यानी क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो पौधों में पाया जाता है। और इसमें किसमें? सब हरे रंग के पौधों में, ठीक है। हरे रंग के पौधों के पत्तियों में यह पाया जाता है, ठीक है। शिक्षक बंधु, हम आपके लिए लेकर के जुड़ चुके हैं यहाँ पर क्लास 8 देखेंगे आप, क्लास 8 और विज्ञान एक्सरसाइज 3 का, ठीक है। इसके पहले 1, 2 यानी और 6 और 7 क्लास का यदि आपने नोट्स नहीं देखा है तो अभी आप हमारे यहाँ जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर कॉल करेंगे, आपको सारा नोट्स पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगा। साथ में साथ आपको वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है और शाम को बात करने की सुविधा भी दी जा रही है। तो आप संपूर्ण कोर्सेज को यहाँ पर आकलन परीक्षा के लिए यदि देखना चाह रहे हैं तो अभी के अभी नंबर पर डायल करेंगे और 501 रुपये में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपको कहीं भी प्रैक्टिस सेट में मिलने वाला नहीं है कि आपको मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जहां तहां से क्वेश्चन दिया जा रहा है, लेकिन जैक मॉडल पर पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न कहीं भी उपलब्ध नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर आपको दिया जा रहा है। तो आप अभी के अभी देख करके जरूर जुड़ेंगे और सारे नोट्स पीडीएफ यहाँ बन गए हैं, आप परचेज कर लेंगे, पढ़ लेंगे और यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए भी जुड़ेंगे आप, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर है, इनमें कौन सूक्ष्म जीव के भाग हैं? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या सभी। तो देखिए सूक्ष्म जीव, ठीक है। सूक्ष्म जीव यानी वैसे जीव जिसको हम लोग बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है, उसको हम लोग यहाँ पर सूक्ष्म जीव के अंतर्गत रखते हैं। तो सूक्ष्म जीव में कौन कौन आते हैं? तो सूक्ष्म जीव के अंतर्गत देखिए जीवाणु भी आते हैं, कवक भी आते हैं, प्रोटोजोआ भी आते हैं। यानी इसका राइट आंसर देखिए सभी होगा। कितने प्रश्न आपने सही किया, इसका जवाब हमें जरूर दीजिएगा, ठीक है। दूध को दही में कौन सी जीवाणु परिवर्तित कर देता है? लैक्टोमेल, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोपेल या कोई नहीं, ठीक है। ये 1001 बार आपका प्रश्न आया हुआ है और देखिए ये किससे है? तो आपके टेक्स्ट बुक का है। तो अब तो आपको विश्वास कर ही लेना है कि टेक्स्ट बुक से ही सारा प्रश्न आएगा और टेक्स्ट बुक का नोट्स हम यहाँ पर आपके लिए हाथ से लिखा हुआ तैयार कर दिए हैं, आप अभी के अभी जुड़ करके ले सकते हैं, ठीक है। तो दूध का दही में कौन सा जीवाणु बदलता है? इसका राइट आंसर है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो होता है वो दूध को दही में बदलता है, ठीक है। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए, चीनी को अल्कोहल में जो बदला जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किण्वन, उद्रोपातन, उष्मीयकरण या कोई नहीं, ठीक है। तो चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को जो कहा जाता है वो फर्मेंटेशन यानी किण्वन के नाम से जाना जाता है। चीनी को अल्कोहल में किण्वन विधि के द्वारा बदला जाता है, ठीक है।
सर्वप्रथम किण्वन प्रक्रम का खोज किसने किया? किण्वन का खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर ने, रॉबर्ट हुक ने, लुई पास्चर ने या कोई नहीं? तो इसकी खोज जो है आपका लुई पास्चर के द्वारा किया गया है। विश्व का पहला प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स का नाम बतावे। पेनिसिलिन, पेनिसिन, कैरोलिन या कोई नहीं। ठीक है, तो विश्व का पहला प्रतिजैविक एंटीबायोटिक जो खोजा गया है वो आपका देखिए पेनिसिलिन, वो आपका क्या है? पेनिसिलिन है। विश्व का पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज किसने की? ठीक है, विश्व का पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन का खोज किसने किया? चार्ल्स बैबेज ने, हेरोडेटस ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या कोई नहीं? तो देखिए विश्व का जो पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन था और उस पेनिसिलिन का खोज जो किए हैं उसका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया? तो पेनिसिलिन की खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। ठीक है, चलिए अगला है, वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है? आपको बताना है कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है। 78%, 21%, 36% या 39%। ठीक है, तो वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है? तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। और आपको गैसेज का विभिन्न चार्ट दे दिया जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे तो ये 78% में नाइट्रोजन है, 21% में ऑक्सीजन है, बाकी इधर कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अन्य गैसेज का क्रम है। ठीक है, दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु रहता है? देखिए दलहनी पौधों की जड़ों में एक जीवाणु होता है जिसके कारण कहा जाता है कि दलहनी पौधा जो है खेत में लगाइएगा तो खेत की उर्वरा शक्ति जो है बन जाती है और फिर कोई दूसरा फसल लगाइए तो वो फसल भी खूब अच्छा होता है। तो कौन सा जीवाणु होता है? राइपस, राइजोबियम या कोई नहीं? तो दलहन पौधों की जड़ों में सूक्ष्म जीव राइजोबियम नामक जीवाणु होता है जो पौधों को यहाँ पर वृद्धि करता है, मिट्टी में उर्वरक बनाए रखता है। ठीक है, इसीलिए मिट्टी को दलहनी पौधे लगानी चाहिए। सूक्ष्म जीवों द्वारा एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में फैलने वाले रोग को क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव के द्वारा एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में फैलने वाले रोग को क्या कहा जाता है? आपको पूछना है। तो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित में फैलने वाले व्यक्तियों को यहाँ पर संचरणीय रोग के नाम से जाना जाता है। किस रोग के नाम से जाना जाता है? संचरणीय रोग के नाम से जाना जाता है। इनमें कौन संचरणीय रोग है? इसमें कौन संचरणीय रोग है आपको बताना है। ठीक है, कि कौन संचार से फैलता है? क्षय रोग, टीबी, हैजा, सर्दी जुकाम या सभी? इसमें कौन संचरणीय रोग है? ठीक है, तो संचरणीय रोग इसमें सभी है। टीबी किस जीवाणु से होता है? टीबी जो होता है वो किस जीवाणु से होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ए और बी दोनों या सभी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु से भी होता है और ट्यूबरक्यूलोसिस जीवाणु से भी होता है। टीबी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टीबी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? 1001 बार प्रश्न पूछा गया है और यह सबसे ज़्यादा आप देखिएगा तो यूपी के एग्जाम में तो बार बार ये पूछा जा रहा है। और आप देखेंगे यहाँ पर टीबी आपको जेएसएससी में भी आया हुआ है। तो आपका जेएसएससी या किसी की भी तैयारी है, आपको जैक का टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है मेरे प्यारे शिक्षक बंधु। और सभी टेक्स्ट बुक पर आधारित प्रश्न यहाँ आपको मिल रहे हैं, तो आप अभी कभी जुड़ेंगे। तो टीबी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़ा, किडनी या पैर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फेफड़ा। टीबी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? 5001 बार प्रश्न आया हुआ है, बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न है और आप सभी अगर एग्जाम में गए होंगे तो देखे भी होंगे कि आया हुआ है। और देखिए ये प्रश्न आया हुआ है लेकिन कहाँ से है इसको आप देखिए, तो ये आपका टेक्स्ट बुक का है, क्लास 8 का विज्ञान एक्सरसाइज 3 में छपा हुआ, जाकर के अभी आप जाकर के देखिए मिलता है या नहीं। तो ये सारे प्रश्न आपके टेक्स्ट बुक से ही आने वाले हैं। मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? मादा एनोफिल मच्छर, मादा एन मच्छर, मादा एलर्जी मच्छर या कोई नहीं? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा मादा एनाफिल मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। डेंगू किस मच्छर के काटने से फैलता है? डेंगू किस मच्छर के काटने से फैलता है? ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत बार आ चुका है। मादा एनामल मच्छर, मादा एनाफिल मच्छर, मादा एडिस मच्छर या कोई नहीं? ठीक है, तो देखिए डेंगू जो है यहाँ पर रोग का वाहक है, वो यहाँ पर मादा एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, आप याद रख लीजिएगा, मलेरिया जो है मादा एनाफिल मच्छर के काटने से फैलता है और डेंगू जो है मादा एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, अगला है मलेरिया के उपचार हेतु बनाई जाने वाली दवा
किस वृक्ष के छाल से बनाई जाती है। देखिए ये भी प्रश्न अगर आप लोग जेटेट दिए होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा, प्रश्न आया हुआ है जो कि आपको 2016 का प्रश्न है, तो आप जाकर के देख भी सकते हैं और आपका टेक्स्ट बुक का ही प्रश्न था, लेकिन आप लोग गलत करके आए होंगे और अभी अभी अफसोस कर रहे होंगे आकलन परीक्षा देने समय कि 1-2 नंबर मेरा कम हो रहा था। तो शिक्षक बंधु अबर भी ऐसा नहीं हो कि आपको 1-2 नंबर खातिर पलक करना पड़े, तो इसलिए जरूर तैयारी के लिए जुड़ जाएं। मलेरिया के उपचार हेतु बनाई जाने वाली दवा कुनैन किस वृक्ष की छाल से बनाई जाती है, तो इसका राइट आंसर है कुनैन वृक्ष, सिंकोना उसके नाम से जाना जाता है। इनमें से किनके पत्तों का रस मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा वृक्ष का पत्ता है जिसका उपचार जो है मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? उस वृक्ष के पत्ते का उपयोग अर्जुन पेड़, बरगद का पत्ता, गिलोय का पत्ता या कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें जो उपचार के लिए किया जाता है वो आपका गिलोय का पत्ता होगा। गिलोय आप लोग बहुत आसानी से अपने क्षेत्रों में देखते हैं, मोटे मोटे धार के पत्ते होते हैं और इस गिलोय का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो गिलोय ये सबसे अच्छा पेड़ माना जाता है और मलेरिया और डेंगू का भी उपचार किया जाता है, ठीक है। डेंगू किसका वाहक है? डेंगू किसका वाहक है? कवक का, प्रोटोजोआ का, विषाणु का या कोई नहीं, ठीक है। तो डेंगू क्या है आपका? तो डेंगू यहाँ पर जो है विषाणु का वाहक है। मलेरिया कौन सा सूक्ष्म जीव का वाहक है? कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु या कोई नहीं। तो मलेरिया जो है आपका प्रोटोजोआ का यहाँ पर वाहक है, प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव का वाहक है। तो आप लोग 3 को देखे होंगे, कवक, प्रोटोजोआ या विषाणु, ठीक है। तो प्रोटोजोआ मलेरिया के लिए हो गया और यहाँ पर डेंगू जो है विषाणु के लिए हो गया, ठीक है। अगला देखिएगा, गेहूं के पौधों में कौन सा बीमारी होती है? 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया है और आपके जेटेट में भी आया हुआ था। तो देख लीजिए यहाँ से ये प्रश्न छपा हुआ था। गेहूं के पौधे में कौन सी बीमारी लगती है? रस्ट, कैंकर, पीत या कोई नहीं, ठीक है। तो गेहूं के पौधे में जो बीमारी होती है उसको हम लोग जानते हैं रस्ट के नाम से। क्या जानते हैं? रस्ट। गेहूं के पौधों में जो बीमारी लगती है वो रस्ट होती है। मांस, मछली एवं अचार को लंबे समय तक परिरक्षित रखने के लिए किस खाद्य पदार्थ का उपयोग किया जाता है? देखिए आप देखते होंगे अपने घरों में, देखते हैं आप यहाँ पर अचार, ठीक है। आम को अगर ऐसे आप रखते हैं तो सड़ गल जाता है, लेकिन उसको अचार बना के रखते हैं तो वो देखते हैं आप 2 से 3, 4 साल, 5 साल तक भी आपका वो अचार चलता रहता है। अगर क्या चीज उसमें मिलाया जाता है जिससे वो परिरक्षित रहता है और वो सड़ता गलता नहीं है? नमक, चीनी, तेल या घी। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है देखिए वो है आपका नमक। नमक से ही खाद्य सामग्री को ये परिरक्षित किया जाता है जिससे लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। अगला है जैम एवं जेली का परिरक्षण। जैम एवं जेली जो मीठे चीज होते हैं, जैम एवं जेली का परिरक्षण किस सामग्री के द्वारा किया जाता है? चीनी, नमक, तेल या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जैम और जेली जो होते हैं वो आपको जो परिरक्षण किया जाता है वो आपको चीनी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मीठे चीज होते हैं इसलिए उसको चीनी के द्वारा परिरक्षित किया जाता है। जनन अंग को कौन सा हार्मोन प्रभावित करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, लैक्टोक हार्मोन या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए पुरुष का जो जनन अंग होता है जिससे विकास होता है जनन अंग का, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। किस हार्मोन के कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो तो जनन अंग का विकास कम हो पाता है। अगला है स्त्रियों के जनन अंग को कौन सा हार्मोन प्रभावित करता है? स्त्रियों के जनन अंग को कौन सा हार्मोन प्रभावित करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, लैक्टोक हार्मोन या कोई नहीं, ठीक है। तो स्त्रियों के जनन अंग को जो हार्मोन प्रभावित करता है वो है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। तो पुरुष का टेस्टोस्टेरोन और स्त्री का एस्ट्रोजन, याद रखिएगा। टेस्टोस्टेरोन ना मैंने टाइट हो गया, टाइट से पुरुष का, ये आपका टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन से असेंबली हो गया और ये हो गया स्त्री का, ठीक है। अब देखिएगा आगे, सभी मनुष्य के कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? सभी मनुष्य के कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 20 जोड़े, 22 जोड़े, 23 जोड़े या 24 जोड़े? कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा सभी मनुष्य के कोशिकाओं में जो होता है 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है और ये 1001 बार आने वाला प्रश्न है जो कि आया हुआ है। तो आप सभी को यह प्रश्न आ सकता है, जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। 23 जोड़े, इसका मतलब कितना गुणसूत्र हो गया? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला है स्त्रियों में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? स्त्रियों में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है आपको बताना है, ठीक है। XX, XY, YY या कोई नहीं है। तो स्त्रियों में जो गुणसूत्र पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? तो स्त्रियों में गुणसूत्र सेम होता है यानी XX ग्रुप होता है। स्त्रियों में कौन सा ग्रुप होता है? XX ग्रुप होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा,
पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? XX, XY, YY या कोई नहीं, ठीक है। देखिए पुरुष में जो गुणसूत्र पाया जाता है वो आपका X और Y दोनों होता है। इसीलिए अगर कभी कोई कहता है कि बच्चा जब पैदा होता है उसमें लड़का और लड़की का दोष तो आदमी किसको देता है? स्त्री को देता है, महिला को देता है, जबकि महिला का उसमें कोई भी दोष नहीं होता है, क्योंकि महिला के पास सेम गुणसूत्र होता है XX। अब यहाँ पर पुरुष का होता है कि आपसे जो वहाँ पर शुक्राणु जाकर के मिला वो Y ग्रुप का मिल रहा है या X ग्रुप का मिल रहा है, ठीक है। तो अगर X ग्रुप का मिलेगा तो लड़की होगी और Y ग्रुप का मिलेगा तो लड़का होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ इसका पूरा जिम्मेवार लड़का लड़की का कौन होता है? तो पुरुष होता है। XX गुणसूत्र मिलकर किस शिशु को विकसित करते हैं? XX गुणसूत्र मिलकर किस शिशु को विकसित करते हैं? तो अभी आप देखे होंगे स्त्रियों का गुणसूत्र क्या होता है? XX होता है, ठीक है। स्त्रियों का गुणसूत्र क्या होता है? XX होता है। XX माने क्या चाहिए? मादा हो गई या उसी को क्या कहेंगे? लड़की हो गई। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? ए होगा, ठीक है। तो XX गुणसूत्र मिलकर के मादा शिशु का विकास होता है, ठीक है। अगला है XY गुणसूत्र वाला मिलकर किस शिशु को विकसित करता है? X और Y दोनों अलग अलग हो गया XY, तो XY मिलेगा तो XY किसका गुणसूत्र होता है? पुरुष का गुणसूत्र होता है XY। तो यहाँ पर वह जो होगा अगर X और Y मिलेगा तो क्या बनेगा? वो बनेगा आपका लड़का, ठीक है। क्या बनेगा? लड़का, यानी नर शिशु लड़का हो जाएगा। ओके। ग्वाइटर या जिसको हम लोग घेघा रोग कहते हैं, कौन सी ग्रंथि का काम नहीं कर पाने के कारण होता है? बहुत लोगों को घेघा रोग होता है जो गले में फूल जाता है, उसी को ग्वाइटर भी कहते हैं। वो कौन सी ग्रंथि का काम नहीं कर पाने के कारण होता है? थायराइड ग्रंथि, वृषण ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या कोई नहीं, ठीक है। तो ग्वाइटर या घेघा रोग कौन सी ग्रंथि के कारण होता है आपको बताना है, ठीक है। तो ये थायराइड ग्रंथि होता है। कौन सा ग्रंथि होता है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड हो जाता है। बहुत लोगों को सुने होंगे थायराइड का रोग है, इसका मतलब क्या है? उसी को ग्वाइटर या घेघा रोग भी कहते हैं। तो इसी के कारण जो होता है आपको यहाँ पर थायराइड ग्रंथि फूल जाने के कारण ग्वाइटर या घेघा रोग होता है। गले की ग्रंथियां फूल जाती है किस ग्रंथि के कारण? गले की ग्रंथियां कभी कभी फूल जाती है, वो किस ग्रंथि के कारण होता है आपको बताना है। थायराइड ग्रंथि, वृषण ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या कोई नहीं। तो गले की ग्रंथियां जो होती है वो फूल जाती है सिर्फ और सिर्फ थायराइड ग्रंथि के कारण ऐसा होता है। अगला, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन का उत्पादन होता है? थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन का उत्पादन होता है? ठीक है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन का उत्पादन होता है? थाइमैक्स, थाइसोन, थायरोक्सिन या कोई नहीं, ठीक है। तो थायराइड ग्रंथि से जो होता है थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन होता है। थायराइड से कौन होता है? थायरोक्सिन। थायराइड से कौन होता है? थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन होता है। किसी भी व्यक्ति को मधुमेह का रोग कौन सी ग्रंथि का काम नहीं कर पाने के कारण होता है? बहुत लोगों को आप सुने होंगे कि ये इसको शुगर हो गया है, तो ये शरीर में ऐसी एक ग्रंथि है जो काम नहीं करती है, जिसके कारण लोगों को शुगर की बीमारी होती है। तो वह कौन सी ग्रंथि है जिसके कारण यह रोग होता है? ठीक है, तो देखिए थायराइड है या थाइसोन है, वृषण है, अग्नाशय है। तो इसको देखिए ये अग्नाशय ग्रंथि से रिलेटेड है। जो मधुमेह है वो किससे संबंधित है? अग्नाशय। अग्नाशय का ठीक ढंग से उत्पादन नहीं होना है, अग्नाशय ग्रंथि ठीक ढंग से काम नहीं करने के कारण भोजन का पाचन नहीं होता है और इससे इंसुलिन का निर्माण नहीं होता है, जिसके कारण यहाँ पर अग्नाशय ग्रंथि से ही ये मधुमेह नामक रोग होता है। अगला है देखिए क्या लिखा हुआ है, जब अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाता है तो यह रोग होता है। क्रोध, चेतना व उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्पादन होता है? क्रोध में है आप या कोई चेतन कर रहे हैं या उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायराइड, थाइसोन, एड्रिनल या अग्नाशय ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि का उत्पादन होता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्रोध, चेतना, उत्तेजना की अवस्था में जो है एड्रिनल ग्रंथि का उत्पादन होता है। किसका होता है? एड्रिनल ग्रंथि का उत्पादन होता है। वृद्धि हार्मोन व्यक्तियों के सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक हार्मोन है। ठीक है, वृद्धि हार्मोन या व्यक्तियों के समान वृद्धि के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा होता है? एड्रिनल ग्रंथि, वृषण ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, तो वृद्धि हार्मोन या व्यक्तियों के सामान्य वृद्धि के लिए जो आवश्यक हार्मोन है वो है आपको यहाँ पर वृद्धि हार्मोन के लिए आप लोग लेते हैं यहाँ पर देखिए पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? शरीर का विकास और वृद्धि के लिए पीयूष ग्रंथि का होता है। यदि पीयूष ग्रंथि नहीं काम करेगा तो ये वृद्धि हार्मोन काम नहीं करेगा। ठीक है, अगला है भोजन में लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? भोजन में
लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? 1001 बार ये प्रश्न आया हुआ है, बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न है, ठीक है। तो भोजन में लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, रतौंधी, स्कर्वी या घेगा, ठीक है। तो भोजन में जब लौह तत्व की कमी होती है तो एनीमिया नामक रोग होता है, ठीक है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया नामक रोग होता है। सबसे अधिक लौह तत्व पदार्थ पाया जाता है, सबसे अधिक जो है लौह तत्व पदार्थ पाया जाता है दूध में, आटा में, आलू में या हरी पत्तीदार सब्जियां में। तो देखिए सबसे अधिक लौह तत्व की यदि हम बात करेंगे तो वो आपका पाया जाता है हरी पत्तीदार सब्जियों में, सबसे अधिक लौह तत्व पाया जाता है। अगला है विश्व योग दिवस मनाया जाता है, विश्व योग दिवस मनाया जाता है 5 जून, 21 जून, 5 सितंबर या कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपका है, देखिए विश्व योग दिवस जो होता है वो 21 जून को मनाया जाता है और ये भी बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न है, 1001 बार आया हुआ है। तो योग दिवस से बार बार प्रश्न आ रहे हैं, तो इस दिवस को आप जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला है एड्स फैलता है, एड्स फैलता है विषाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से या कोई नहीं, ठीक है। तो एड्स क्या है? एक वायरस है, क्या है? एक वायरस है। तो एचआईवी वायरस जिसको हम लोग कहते हैं एड्स एचआईवी वायरस, वायरस मीन्स क्या होता है? विषाणु होता है, यानी एड्स कैसे किससे फैलता है? तो आप कह लीजिए कि ये विषाणु से फैलता है, वायरस विषाणु यानी विषाणु से फैलता है। एड्स कौन से विषाणु से फैलता है? तो हम लोग बोले, अभी हम बताया था कि एड्स फैलने के लिए क्या होता है? तो एड्स एचआईवी वायरस होता है। कौन सा होता है? एचआईवी वायरस। तो ये विषाणु कारण होता है, और कौन सा विषाणु? तो एचआईवी विषाणु कारण। एचआईवी किस में है? ए में है, तो ये ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे देश में विवाह की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? आपको बताना है। हमारा जो देश है उसमें विवाह की न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? लड़का का 18 वर्ष, लड़की का 21 वर्ष, लड़का का 21 वर्ष, लड़की का 18 वर्ष, लड़का का 25 वर्ष, लड़के का 23 वर्ष, कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें सही आंसर जो है वो बी है, लड़का का 21 वर्ष रखा गया है और लड़की का 18 वर्ष रखा गया है विवाह के लिए न्यूनतम उम्र सीमा। अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन का उत्पादन होता है? ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा इंसुलिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन या कोई नहीं, ठीक है। तो आप देखते होंगे अग्नाशय ग्रंथि जब काम नहीं करती है तो इंसुलिन का उत्पादन नहीं होता है, यानी अग्नाशय ग्रंथि का संबंध किससे है? इंसुलिन से है। इंसुलिन का उत्पादन सही होने के कारण क्या होता है? तो भोजन का पाचन नहीं होता है और वो नहीं काम करता, जिसके कारण शुगर नामक बीमारी भी होती है। तो ये इंसुलिन हार्मोन होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर, थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन का उत्पादन होता है? थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन का उत्पादन होता है? इंसुलिन, थायरोक्सिन या एड्रेनालिन। तो थायराइड ग्रंथि है तो इससे साफ पता चलता है कि थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन होगा। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन होता है। एड्रिनल ग्रंथि द्वारा कौन से हार्मोन का उत्पादन होता है? एड्रिनल ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन का उत्पादन होता है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेनिल या कोई नहीं। तो एड्रिनल ग्रंथि है तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? एड्रीनेलिन हार्मोन का उत्पादन वह करता है, ठीक है।